So now we will discuss about the conquest of Mysore. So Mysore before the British rule. So before the British rule, Mysore was earlier ruled by Vodeyars. Ab when and where did the Mysore kingdom emerge from? So there was a battle of Talikota in 1565. अब ये बैटल जब हुई थी, विजयनगर किंगडम इस बैटल के बाद गोट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर किंगडम्स और उन्हीं में से एक था ये मैसूर स्टेट. ठीक है, तो ये जो वोडेयार डायनेस्टी थी, सो इट वाज अ हिंदू किंगडम 1612 से जो कि शुरू हुआ था. और इनके जो किंग थे नेम्ड कृष्णा राजा वोडेयार. सो दिस किंग वाज मेड पपेट बाय द मिनिस्टर्स नंजा राजा एंड देवराज. एंड later on what happened is कि repeated Marathas incursions की वजह से there was a need of one person who can protect the Mysore territory. So then the military commander of the Vodeyar dynasty के अंदर जो military general थे named हैदर अली, he emerged as the protector of the Mysore. So हैदर अली के कुछ मिलिट्री कैंपेन्स यहाँ पे दिखाए गए हैं कि डोडबालपुर सेरा में. और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वी कैन नो फ्रॉम दैट कि हैदर अली यहाँ के एक मिलिट्री जनरल थे हु एमर्ज्ड एज द प्रोटेक्टरेट ऑफ द मैसूर टेरिटरी. सो अब लेटर ऑन क्या हुआ, जब माधव राव की डेथ के बाद जो मेन पर्पस तो हैदर अली का था कि मराठास जो इनकर्जन्स थे उनको प्रिवेंट करना था, उनको काउंटर करना था. तो आफ्टर माधव राव डेथ ही वॉज एबल टू काउंटर द मराठास इनकर्जन्स. ठीक है, सो लेटर ऑन व्हाट हैपेंड इज कि as and when the Britishers and the contact between the Mysore and Britishers started, so there were some conflicts as well. Anglo-Mysore wars जो कि 3-4 wars हुई थी इनके बीच में 1767 to 99 के बीच में. ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी 1767 to 69 में. तो अब क्या हुआ था, एक रीजन तो ये था कि ब्रिटिशर्स की बंगाल में सक्सेस के बाद दे फेल्ट मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो अब ये बाकी टेरिटरीज पे भी वैसे ही कब्जा करना चाहते थे एंड बाकी टेरिटरीज को भी वैसे ही ग्रैब करना चाहते थे, ट्रेड प्रिविलेजेस चाहते थे. लेकिन मैसूर किंगडम के अंडर जो मालाबार एरिया जो वहां पे आता था, तो स्पाइसेस ट्रेड वहां पे फ्रेंच का इन्फ्लुएंस ज्यादा था, तो उसको भी ओवरकम करने के लिए ब्रिटिशर्स मैसूर पे अटैक करना चाहते थे. ठीक है, तो व्हाट हैपेंड इज कि एक रीजन ये था कि हैदर अली के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे किनके साथ, निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ, नवाब ऑफ आरकोट जो कि कर्नाटक नवाब थे उनके साथ, एंड मराठास के साथ. सो इन तीनों का फायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने इनके साथ अलायंस बनाया. ठीक है, बट व्हाट हैपेंड इज कि हैदर अली ने इन सबको न्यूट्रलाइज कर लिया और इन सबके साथ अलाइनमेंट किया. तो यहाँ पे फर्स्ट वॉर में ब्रिटिशर्स गोट डिफीटेड. ठीक है, एंड यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास वाज साइंड 1769 में. सो इस ट्रीटी के अंडर देयर वाज एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर एंड म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कनकेट्स. एंड इंग्लिश ने प्रोमिस किया कि अगर हैदर अली को कोई एक्सटर्नल थ्रेट फेस करना पड़ता है तो यहाँ पे इंग्लिश विल प्रोवाइड देम हेल्प. ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1782-84. अब इस वॉर के अंडर क्या हुआ था, जब हमें पता है कि ट्रीटी ऑफ मद्रास के अंडर ब्रिटिशर्स ने प्रोमिस किया था कि वो हैदर की हेल्प करेंगे इन केस ऑफ एक्सटर्नल अटैक. लेकिन 1771 में जब मराठा अटैक हुआ तब हैदर को लगा कि ब्रिटिशर ने उनका साथ नहीं दिया, तो वो एक रीजन था वॉर का. ठीक है, तो इस वॉर में देन हैदर अलाइड विद द मराठास एंड निजाम. और हैदर ने इनिशियली तो हैदर ने डिफीट किया ब्रिटिशर्स को, बट लेटर ऑन ब्रिटिशर्स के काउंटर अटैक में हैदर गोट डिफीटेड एंड अल्टीमेटली हैदर डाइड इन 1782 बिकॉज ऑफ द कैंसर. देन उसके बाद हैदर अली के सन नेम टीपू सुल्तान ने वॉर को कंटिन्यू किया अंटिल द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो कि 1784 में साइन आउट की थी. सो नेक्स्ट कम्स द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790-92 में. अब ये जो टीपू सुल्तान थे, अब हैदर अली के बेटे मैसूर जिनके अंडर था, एंड त्रावणकोर जो कि केरला प्रेजेंट डे है. तो इन दोनों के बीच में टेरिटोरियल कॉन्केस्ट के बीच में टेरिटोरियल एक्विजिशन के रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट थे. सो अब यहाँ पे मेडल करते हैं ब्रिटिशर्स अलाइन करते हैं ट्रैवनकोर के साथ. तो ये एक रीजन बन जाता है ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच वॉर का. ठीक है, तो अब इस वॉर में क्या होता है, टीपू गेट्स अ मेजर डिफीट एंड द सीज ऑफ द सेरिंगपट्टनम. ये जो सेरिंगपट्टनम जो मैसूर का कैपिटल था उस टाइम पीरियड पे, सो वो ब्रिटिशर्स सीज कर लेते हैं. दैट लेड टू द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम जिसके अकॉर्डिंगली
टीपू को वार इंडेमनिटी भी देनी पड़ती है और होस्टेजेस भी प्रोवाइड करने होते हैं। सो लास्ट जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी 1799 में, तो टीपू वांटेड टू रीगेन ओवर द मैसूरियन टेरिटरीज, बट लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि टीपू की डेथ हुई एंड टीपू गॉट डिफीटेड एंड किल्ड इन दैट फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। सो और पोस्ट टीपू मैसूर के बारे में अगर हम बात करें तो मैसूर को फिर से हैंड ओवर कर दिया गया टू द ओल्ड हिंदू डायनेस्टी नेम्ड वोडेयार्स अंडर द माइनर रूलर नेम्ड कृष्ण राजा III। अब दो ये इनका नाम याद करना इतना जरूरी नहीं है, बट ये ठीक है कि इतना थोड़ा याद करना जरूरी है कि हाँ, टीपू के बाद फिर से वोडेयार्स को ही सौंप दिया गया था मैसूर। लेकिन 1831 में क्या हुआ, विलियम बेंटिक ने मैसूर को अपने अंडर ले लिया, अपनी कंट्रोल में ले लिया, क्लेमिंग द मिस गवर्नेंस। ठीक है, लेकिन 1881 में फिर से जब लॉर्ड रिपन जब आए थे तो उन्होंने किंगडम को रिस्टोर कर दिया था टू इट्स रूलर। सो यहाँ पे टीपू सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बताया गया है कि इनका गवर्नेंस वेस्टर्न मेथड्स पे बेस्ड था, ड्यूअल लीडरशिप था जिसमें कि प्रोविंसेस में और पंचायत सिस्टम। इकोनॉमिक पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को रिफॉर्म किया था। मिलिट्री रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इनके पास एक बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी इन्होंने कंस्टिट्यूट किया था एंड एक डिसिप्लिन आर्मी बनाई थी, और फ्रेंच फोर्सेस के अकॉर्डिंगली इन्होंने अपनी आर्मी को मिलिटराइज करने की कोशिश की थी। देन कल्चरल एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें तो ही सपोर्टेड द जैकोबियन क्लब एंड वाज रिलीजियसली टॉलरेंट। He was very resistant to the imperialism and he was a good innovator in rocket technology, sericulture, naval strategy, etc. So next comes the Anglo-Maratha struggle for supremacy. अब देखो, बाजीराव वन, ये मराठा कन्फेडरेसी की यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, सो जो बाजीराव वन थे 1720 to 40 में ये पेशवा थे। ठीक है, तो अब चल कह रहा था कि 1761 में जब हमें पता है कि मराठास गोट डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, वो एक सीरियस ब्लो था ऑन द पावर ऑफ द मराठास। उसके बाद क्या हुआ कि माधवराव जो थे पेशवा, ही डाइड इन 1772। तो उसकी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मराठास के बीच में चल रहे थे। तो अब ये जो लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी थी, तो यहाँ पे 3 मेजर वॉर हुई थी बिटवीन मराठास एंड द ब्रिटिश। सो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की अगर हम बात करें तो इट वाज फ्रॉम 1775 to 82। माधव राव की डेथ के बाद इन 1772 उनके भाई नारायण राव बिकेम द नेक्स्ट पेशवा, लेकिन नारायण राव वाज किल्ड बाय हिज अंकल नेम्ड रघुनाथ राव। तो उसके बाद क्या हुआ, जो नारायण राव की विडो थी, शी गेव बर्थ टू द सन नेम्ड सवाई माधव राव। तो जो काउंसिल थी इनके कोर्ट में, काउंसिल ऑफ 12 चीफ, जिन्हें 12 भाई भी कहते थे, लेड बाय द नाना फडणवीस, दे नेम्ड द इन्फेंट एज द नेक्स्ट पेशवा। ठीक है, बट क्या हुआ कि जो रघुनाथ राव थे, fearing from the court factionalism, he went to the Britishers and signed the Treaty of Surat with British in 1775. तो इस ट्रीटी के अंडर ही ceded the territory of Salsette and Bassein to the British. बट जो ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल थी, उन्होंने इस ट्रीटी को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि दूसरी ट्रीटी साइन करो, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में, जो कि साइन आउट की गई थी, जिसमें रघुनाथ राव को एक्सक्लूड कर दिया गया था। लेकिन ट्रीटी बनाई गई थी किनके साथ, जो 12 भाई थे उनके साथ। लेकिन 12 भाई लेड नाना फडणवीस ने इन्होंने ट्रीटी को वोलेट किया। इन्होंने फ्रेंच को अपनी टेरिटरी में एक पोर्ट वहां पे ग्रांट कर दिया था। ठीक है, सो ये एक रीजन था वॉर का। सो इस वॉर में मराठास वर लेड बाय महादजी सिंधिया एंड ब्रिटिश हैड टू रिट्रीट फ्रॉम द वडगांव। तो यहाँ पे हुई ट्रीटी ऑफ वडगांव 1779 में, जिसमें कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो था उसको जो मराठा टेरिटरीज थी सालसेत बासिन, वो रिटर्न करनी पड़ी थी मराठास को। लेकिन क्या हुआ कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने इस ट्रीटी को मानने से मना कर दिया, ट्रीटी ऑफ वडगांव को। तो इन्होंने फिर से काउंटर अटैक किया, और काउंटर अटैक में लेटर ऑन ट्रीटी ऑफ सालबाई वहां पे साइन आउट हुई 1782 में। तो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग 20 years of peace was established between the Marathas and the British, and ब्रिटिश को सालसेत तो मिल गया, लेकिन जो पोस्ट पुरंदर के बाद जो जितनी भी टेरिटरीज थी वो मराठास को वापस दे दी गई। ठीक है, और पेशवा ने एग्री किया कि वो किसी और यूरोपियन पावर को वहां पे इन्फ्लुएंस नहीं एस्टैब्लिश करने देगा। सो नेक्स्ट कम्स द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 1805 में। अब इसमें क्या हुआ, जो पेशवा माधवराव नारायण थे, तो ही डाइड बाय सुसाइड इन 1795। अब इनके बाद जो बाजीराव II थे, वो ही असेंडेड टू द थ्रोन। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जो नाना फडणवीस थे, ही ऑल्सो डाइड इन 1800।
तो यहाँ पे ब्रिटिश का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन मराठा पॉलिटी में शुरू हो गया। ठीक है, तो अब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे कैसे शुरू होता है, जो ये बाजीराव टू थे, ही असैसिनेटेड द ब्रदर ऑफ जसवंत राव होकर नेम्ड विट्ठू जी। ठीक है, अब बाजीराव ने इनके भाई को असैसिनेट किया, तो अब ये होकर से इन्होंने रिटेलिएट किया, जिसमें बाजीराव गोट डिफीटेड एंड सिंधियाज आल्सो गेट डिफीटेड। अब बाजीराव फ्लैड टू द बासेन एंड साइन द ट्रीटी ऑफ बासेन विद द ब्रिटिश इन 1802। अब ये 1802 ट्रीटी ऑफ बासेन के अकॉर्डिंगली इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बाजीराव टू ने। दो भोसले और जो सिंधिया जो फैमिली थी ऑफ द मराठास, दे ट्राइड टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस बट दे वर आल्सो डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, तो अब ट्रीटी ऑफ देवगांव हुई 1803 में विद भोसलेस, देन ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजागांव हुई 1803 में विद सिंधियास, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट हुई 1806 में विद होकर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अब इस वॉर में क्या हुआ, 1817 टू 19 ये वॉर हुई थी। वॉर में क्या हुआ कि कुछ रीजन थे। सबसे पहला तो ये कि जो पिंडरीज थे, अब ये पिंडरीज कौन थे, ये मराठास की मिलिट्री में ये ऑफिसर्स थे और ये सोल्जर्स थे। ठीक है, पिंडरीज। लेकिन जब मराठास की पावर डिक्लाइन हो गई तो इन पिंडरीज का जो एम्प्लॉयमेंट था वो छिन गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लूट करना शुरू कर दिया, टेरिटरीज को प्लंडर करना शुरू किया। तो इन्होंने ब्रिटिश टेरिटरीज को भी प्लंडर करना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिशर्स वर एंग्री ओवर द मराठास फॉर दिस रीजन ऑफ द पिंडरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, जो ट्रीटी ऑफ बासेन थी जिसके अंडर सब्सिडियरी अलायंस बाजीराव टू ने साइन किया था, तो उनको लगा दैट वो सीन एज अ सरेंडर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बाजीराव टू इसको रीगेन करना चाहते थे, अपनी पावर को। ये दो रीजन थे। सो अब कंसिक्वेंस ऑफ द वॉर अगर हम देखें तो पेशवा वॉज डिफीटेड इन 1818। ठीक है, तो दैट लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द मराठा कन्फेडरेसी एंड डिसमेंटलिंग ऑफ द पेशवाशिप। एंड बाजीराव टू जो पेशवा थे, ही बिकेम द ब्रिटिश पेंशनर एट द बिठूर। अब लास्ट में ये तीन ट्रीटीज फिर से साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ पुना विद पेशवा, ग्वालियर विद सिंधियास एंड मंदसौर विद होकर। सो दिस एंडेड द मराठा पावर। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। अब देखो सिंध में क्या हुआ, 1783 में मीर फतेह अली खान नाम के एक ये तालपुरा बलोच ट्राइब के मेंबर थे। ठीक है, ही टुक कंट्रोल ओवर द सिंध इन 1783। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कालोरा डायनेस्टी को रिप्लेस करके अपना एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे किया था, कहाँ पे, सिंध में। ठीक है, सो लेटर ऑन ये जो मीर फतेह अली खान थे, इनके 4 भाइयों के बीच में दिस एम्पायर सिंध गोट डिवाइडेड। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स की इनकी एंगेजमेंट की कैसे हुई थी, 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रेंच इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए सिंध में फतेह अली खान के पास एक रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट वहां पे रखा था। ठीक है, उनकी कोर्ट में भेजा था ब्रिटिश रेजिडेंट को। लेकिन फतेह अली खान ने 1800 में इन्होंने भी फ्रेंच के इन्फ्लुएंस में ब्रिटिश रेजिडेंट को एक्सपेल कर दिया था। देन 1807 में ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप हुई थी ताकि पीसफुल रिलेशन एस्टैब्लिश हो सके ब्रिटिश के बीच में और सिंध के बीच में। एंड वन मोर थिंग वाज कि इन ब्रिटिशर्स को अपने ट्रेड के लिए फ्री पासेज चाहिए था फ्रॉम द सिंध टेरिटरी। सो वो एक ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप में मेंशन था। ठीक है, नेक्स्ट 1832 में जो ट्रीटी हुई थी उसके अकॉर्डिंगली ब्रिटिशर्स को ट्रेड का प्रिविलेज मिल गया था। लेकिन आमिर जो थे, ये सिंध में जो आमिर थे वो कंट्रोल करते थे ओवर द टैरिफ्स। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जब होती है ब्रिटिशर्स की पॉलिसी में, तो 1836 में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे एक वो था, इनका फियर था कि रशियन एक्सपेंशन का। सो इस टाइम पीरियड पे 1830s के अराउंड देयर वाज फियर ऑफ द रशियन एक्सपेंशन एंड इट वाज प्रोबेबली concluded that Britishers can invade India as well. Sorry, Russian can invade India as well. तो ये जो लॉर्ड ऑकलैंड थे, इन्होंने प्रायोरिटाइज किया सिंध को ताकि जो रशियन एक्सपेंशन है उसको ब्लॉक किया जा सके। ठीक है, और ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस को अफगानिस्तान में स्ट्रेंथन करना चाहते थे। सो 1838 की जो ट्रीटी हुई बाय द ऑकलैंड, ये जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे इंडिया के, सो इन्होंने जो इंटरनल अफेयर्स थे बिटवीन द आमिर्स एंड द सिख्स, इसमें डिस्प्यूट्स एस्टैब्लिश हुए। ठीक है, तो इन्होंने इंटरवीन करने की कोशिश की बिटवीन द आमिर्स एंड द सिख्स। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि सिंध अल्टीमेटली
इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट बन गया 1838 में, ठीक है। और 1838 में ही एक ये ट्रीपार्टाइट ट्रीटी साइन आउट हुई ब्रिटिशर्स के बीच में, रंजीत सिंह के बीच में जो कि फाउंडर ऑफ पंजाब जिन्हें माना जाता है, एंड शाह सूजा के बीच में जो कि अफगानिस्तान में नवाब थे, ठीक है, जो ये डिपोज नवाब थे अफगानिस्तान के, लेकिन इनके साथ में इन्होंने ट्रीटी की थी। अल्टीमेटली क्या हुआ था कि सिंध की जो सोवरेनिटी दैट वाज कॉम्प्रोमाइज इन द फेवर ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब अगेन ये एक पर्पस क्या था, इनका पर्पस था कि जो ये टेरिटरी थी आमिर की, उस टेरिटरी को एज अ बफर यूज करना चाहते थे, एज अ लाइन ऑफ ऑपरेशन यूज करना चाहते थे अगेंस्ट द अफगान थ्रू सिंध, ठीक है। और जो सब्सिडरी अलायंस है वो 1839 में सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दिया गया था, एंड जो आमिर के फॉरेन रिलेशंस थे वो फिर ब्रिटिश कंट्रोल करने लगे थे। फिर अब क्या हुआ कि आमिर ने रिवोल्ट किया, जब आमिर ने रिवोल्ट किया तब यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई थी 1839 टू 42 में। अल्टीमेटली क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने ही यहाँ पे कंट्रोल अपना स्टैब्लिश कर दिया था 1843 में, तो इन्होंने सिंध को एनेक्स कर दिया था अल्टीमेटली। नेक्स्ट, ब्रिटिश कनकेस्ट ऑफ पंजाब। अब देखो, गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद बंदा बहादुर लेड द सिख रिवोल्ट, ठीक है। तो बंदा बहादुर जी की डिफीट के बाद 1716 में तो जो सिख्स के फैक्शन थे, सिख्स गोट डिवाइडेड इनटू टू फैक्शंस नेम्ड बंदाई जो कि लिबरल थे और तख्त खालसा जो कि ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है। तो इन दोनों को, ये जो दो फैक्शन थे, इनको फिर से यूनिफाई किया था कि इन्होंने भाई मानी सिंह ने 1721 में। उसके बाद 1784 में क्या हुआ, कपूर सिंह फैजलपुरिया ने दल खालसा बनाया। अब ये दल खालसा जो था इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तरुण दल जो कि यूथ को इंक्लूड करता था एंड बूढ़ा दल जो कि वेटरन्स इंक्लूड करता था, ठीक है। उसके बाद रंजीत सिंह का राइज आता है पंजाब में, ठीक है। अब देखो, रंजीत सिंह वॉज बोर्न इन 1780। अब ये रंजीत सिंह के फादर थे नेम्ड महान सिंह। अब ये कौन थे, ये लीडर थे ऑफ द सुकर चकिया मिसल, ठीक है। सो रंजीत सिंह को गवर्नर बना दिया गया था लाहौर का बाय जामान सिंह, वो जो कि अफगानिस्तान के रूलर थे उस टाइम पे, ठीक है। तो अब 1809 में क्या हुआ कि ट्रीटी हुई अमृतसर की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो यहाँ पे जो सतलुज है, सतलुज बिकेम द बाउंड्री बिटवीन द ब्रिटिश टेरिटरीज एंड द पंजाब, दैट इज रंजीत सिंह की बाउंड्रीज के बीच में और ब्रिटिश की टेरिटरीज के बीच में सतलुज बिकेम द बाउंड्री। अब ट्रीपार्टाइट ट्रीटी जो कि 1838 में हुई थी, अब इसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ था कि जो रंजीत सिंह ने ये ट्रीटी तो साइन कर ली, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश को मना कर दिया था टू अटैक ऑन द अफगान, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि पंजाब की टेरिटरी से होते हुए वो अफगान पे अटैक करेंगे, ठीक है। लेकिन तो इन्होंने, रंजीत सिंह ने क्या किया, इन्होंने एक्सेस डिनाइड कर दिया कि इन पे अटैक करने के लिए हम आपको यहाँ से पासेज अलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो बट व्हाट हैपेंड इज कि रंजीत सिंह डाइड इन 1839, तो उनके बाद इनके माइनर सन नेम्ड दिलीप सिंह बिकेम द महाराजा। लेकिन दलीप सिंह माइनर थे तो उनकी मदर रानी जिंदन एक्टेड एज रीजेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनस्टेबिलिटी आ गई एम्पायर में। तो यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो हुई तो उसके रीजंस थे कुछ। पहला तो जो ये सतलुज रिवर थी उसके अराउंड ब्रिटिश की मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ गई थी, ठीक है। अब ब्रिटिश की मिलिट्री प्रेजेंस हुई तो सिक्स गोट फियरफुल, ठीक है। तो इन्होंने ही फर्स्ट अटैक यहाँ पे ब्रिटिशर्स पे कर दिया। अब तो यहाँ पे ये फर्स्ट वॉर यहाँ पे शुरू हो गई थी, ठीक है। एंड कोर्स ऑफ द वॉर की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स डिफीटेड द सिख आर्मी, और यहाँ पे हुई थी फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में, जिसमें कि वॉर इंडेमनिटी देनी थी 1 करोड़ रुपए की सिख्स को। एंड ब्रिटिशर ने एनेक्स कर लिया था जालंधर दोआब को, एक ब्रिटिश रेजिडेंट प्लेस कर दिया था इनके लाहौर में, ठीक है। एंड रानी जिंदन को तो रीजेंट मान लिया गया था और दलीप सिंह को भी रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ रूलर। कश्मीर वॉज सोल्ड टू द गुलाब सिंह। नेक्स्ट हैपेंड द ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। जब सिक्स सेटिस्फाई नहीं हुए थे इस ट्रीटी से, ट्रीटी ऑफ लाहौर से, तो इन्होंने रेबेल किया सिक्स ने, तो फिर ये ट्रीटी ऑफ भैरोवाल साइन हुई थी। अब इस ट्रीटी ऑफ भैरोवाल में क्या हुआ कि जो रानी जिंदन को एज अ रीजेंट रिमूव कर दिया गया, एक काउंसिल बनाए गए, काउंसिल ऑफ रीजेंसी। अब इस काउंसिल में क्या थे, 8 सिख सरदार थे, इसमें 8 सिख सरदार वर देयर विच वॉज प्रिसाइडेड बाय इंग्लिश रेजिडेंट नेम हेनरी लॉरेंस, ठीक है। बट देन हैपेंड द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 टू 49 में। अब ये वॉर क्यों हुई, अब देखो, जो ट्रीटी ऑफ भैरोवाल और ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, ये दोनों रीजन थे सिख्स के रेबेल करने के लिए। अब सिख लोग डिससेटिस्फाइड थे विद द ट्रीटमेंट ऑफ द रानी जिंदन, क्योंकि उनको एज अ रीजेंट के प्लेस से हटा दिया गया था, ठीक है।
सो ये एक रीजन था वॉर का। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि पंजाब को एनेक्स कर लिया गया, ठीक है। एंड 1853 में जॉन लॉरेंस बिकेम द चीफ कमिश्नर ऑफ द पंजाब। So now we'll talk about the relation of the British India with the neighboring countries. So first Anglo-Bhutanese relations. So 1820s में what happened is कि जब ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया था असम को, तो भूटानीज ने रेड करना शुरू कर दिया बंगाल एंड असम को। सो उसकी वजह से टेंशंस यहाँ पे अमर्ज हुई दोनों के बीच में। सो देन ब्रिटिश एनवॉय लेड बाय द लॉर्ड एल्गिन दैट वाज ऑल्सो ट्रीटेड हार्शली बाय द भूटान। सो ये एक रीजन था टेंशंस का और कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड भूटान। देन व्हाट हैपेंड इज कि ब्रिटिश ने काउंटर रिटेलिएशन में जो स्ट्रेटेजिक पासेस है उनको अनेक्स कर लिया था, एंड उसके बाद भूटान को एक एनुअल सब्सिडी दी जाती थी। सो दैट लेड टू द दीज ऑल थिंग्स लेड टू द द्वार कॉन्फ्लिक्ट, और जिन्हें एंग्लो भूटानीज वॉर भी हम कहते हैं। सो इसमें भूटान की डिफीट हुई एंड इट कंक्लूडेड विद द ट्रीटी ऑफ सिंचुला 1865 में। अब इसमें भूटान सीडेड सम ऑफ द टेरिटरीज इन असम एंड बंगाल दुआर्स and as well as Devangiri in return for 50,000 annual payment. Next comes the Anglo-Bhutanese War. अब यहाँ पे 1800 के आसपास क्या हुआ कि जब ब्रिटिश ने गोरखपुर को एनेक्स किया तो वहाँ पे टेरिटरी ओवरलैप हुआ नेपाल के बीच में एंड ब्रिटिश के बीच में, ब्रिटिश टेरिटरी के बीच में। तो एंड देन नेक्स्ट इंसिडेंट वॉज कि नेपाल ने कैप्चर कर लिया था दो टेरिटरीज को, बुटवाल एंड शिवराज। अब इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में इमर्ज हुआ एंड दैट लेड टू द एंग्लो नेपालीज वॉर। उसके बाद जब नेपाल गॉट डिफीटेड ड्यू टू द डेथ ऑफ द गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा, दैट लेड टू द ट्रीटी ऑफ सगोली इन 1816, जिसमें नेपाल को देना पड़ा गढ़वाल, कुमाऊं एंड तेराई डिस्ट्रिक्ट टू द ब्रिटिश। देन he accepted Nepal also accepted a British resident and gave up the claims over the Sikkim, and lastly it granted control to the British over the Nepal's foreign relations, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द एंग्लो बर्मीज रिलेशंस। अब यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे इमर्ज हुआ। तो सबसे पहले तो म्यांमार और बर्मा विकिन से, तो वो रिसोर्स रिच टेरिटरी था एक, ठीक है, एंड इट वाज अ गुड मार्केट फॉर गुड्स। देन फ्रेंच की एम्बिशंस को साउथ ईस्ट एशिया में कर्ब करने के लिए म्यांमार पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करना जरूरी था। सो दीज ऑल फैक्टर्स लेड टू द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। तो अब इसमें क्या हुआ कि जब बर्मा ने यानी कि म्यांमार ने अराकन को और मणिपुर को कैप्चर कर लिया एंड इट थ्रेटन असम एज वेल, सो इसकी वजह से फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ एंड दैट लेड टू द ट्रीटी ऑफ यानदबो इन 1826, जिसमें बर्मा को देना पड़ा 1 करोड़ रुपीज इन द वॉर कंपनसेशन and also ceded the territories, some of the territories. Then it also recognized the Manipur's independence and accepted a British resident at Awa, ठीक है। Next comes the second Anglo-Burmese War in 1852 to 53. इसमें ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था लोअर बर्मा को, एंड थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने अपर बर्मा को भी एनेक्स कर लिया था, ठीक है। एंड अल्टीमेटली ब्रिटिश से म्यांमार गोट सेपरेटेड इन 1937 and it got independence on January 4, 1948. Next comes the Anglo-Tibetan relations. अब इसमें क्या हुआ, तिब्बत earlier was governed by Buddhist lamas, ठीक है। अब जब ब्रिटिशर्स ने एक एक्सपेडिशन लीड किया टू द तिब्बत, ठीक है, सो लॉर्ड कर्जन सेंट द कलनल यंग हस्बैंड टू द तिब्बत फॉर नेगोशिएशंस, ठीक है, एंड दैट लेड टू द ट्रीटी ऑफ लहासा। अब इसमें एक इंडेमनिटी देनी पड़ी ऑफ द 75 लाख रुपीज ओवर 75 ईयर्स बाय द तिब्बत टू द ब्रिटिश, ठीक है। नेक्स्ट सीडेड चुम्बी वैली, जो कि एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर कनेक्टिविटी टू द नॉर्थ ईस्ट, एंड ऑल्सो ओपन सम ऑफ द ट्रेड रूट्स एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट कम्स द एंग्लो अफगान रिलेशंस। अब ये यहाँ पे दो पॉलिसीज यहाँ पे थी। फर्स्ट पॉलिसी फॉरवर्ड पॉलिसी थी, 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड की ये पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जब रशियन इन्वेजन से ब्रिटिशर्स वर फेयरफुल अबाउट, ठीक है, तो ये अफगान को एज अ बफर स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहते थे, एंड दैट लेड टू द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर इन 1839 टू 42। सो नेक्स्ट कम्स द, हाँ, तो ये जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर थी, इसमें ब्रिटिशर्स ने जो अर्लियर डिपोज्ड रूलर थे
अफगान के शाह सूजा, उनको आमिर बना दिया था, लेकिन इनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा एंड अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स गॉट डिफीटेड इन द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड दे हैड टू रिट्रीट एंड दैट लेड टू द रिस्टोरेशन ऑफ द दोस्त मोहम्मद एज द अफगान रूलर. Next comes the policy of masterly inactivity that was in 1864 to 1869. अब ये policy was followed by John Lawrence, who refrained from intervening in the Afghans' succession and Afghans' internal matters. So next comes the Second Anglo-Afghan War, 1878 to 1880. So अब इसमें क्या हुआ था कि जो अमीर शेर अली थे, जो कि अफगान रूलर थे, इन्होंने ब्रिटिश एनवॉय को रिफ्यूज कर दिया था, ठीक है, एंड दैट लेड टू द इन्वेजन इन द अफगानिस्तान बाय द ब्रिटिश. नेक्स्ट कम्स द ट्रीटी ऑफ गंदमक, जो कि 1879 में हुई, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद. सो इसमें अफगान के जो फॉरेन रिलेशंस है दैट वर सब्जेक्टेड टू द ब्रिटिश कंट्रोल. सो ब्रिटिश का यहाँ पे इनके फॉरेन रिलेशंस पे कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया. देन ड्यूरन लाइन 1893 में ये ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन बनी, ठीक है, ड्यूरन लाइन. नेक्स्ट द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. अब जब अफगान ने वॉर डिक्लेयर कर दिया था और जो ट्रीटी हुई थी 1921 में, सो उसकी वजह से जो फॉरेन अफेयर्स हैं, जो अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स थे, उस पे अफगानिस्तान ने फुल कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था एंड दैट लेड टू द एंड ऑफ द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन द अफगानिस्तान, ठीक है. सो दिस वाज द कंटेक्स्ट. सो नाउ कम्स द रिवोल्ट ऑफ 1857. अब देखो 1857 से भी पहले बहुत सारे रिलीजियो पॉलिटिकल वायलेंस और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपराइजिंग्स हुए, जिनमें ट्राइबल अपराइजिंग्स, पीजेंट रेबेलियंस एंड एग्रेरियन राइट्स इंक्लूडेड है. सो इन सब के बारे में बाद में एक सेपरेट चैप्टर में बात करेंगे. पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश विल टॉक अबाउट लेटर ऑन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 1857 रिवोल्ट, ठीक है. तो सबसे पहले तो इशू क्या था. अब ये कार्ट्रिज कंट्रोवर्सी एक थी. अब इट वॉज एलिजेड कि जो एनफील्ड राइफल्स न्यूली इंट्रोड्यूस हुई थी ब्रिटिश आर्मी में, सो वो कार्ट्रिज जो थी दैट वॉज ग्रीस्ड विद द बीफ एंड पिग फैट, जो कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स के लिए बहुत ही रिलीजियस मानी जाती है और सेक्रेड मानी जाती है. एंड दिस कार्ट्रिज वॉज टू बी बिटन बाय टीथ बिफोर लोडिंग द गन. सो वो एक इशू था जिसकी वजह से ये ट्रिगर फैक्टर था. नेक्स्ट बेरहामपुर में 1857 में जो 19th नेटिव इन्फेंट्री थी, उन्होंने राइफल को यूज करने से मना कर दिया था. सो दिस इन्फेंट्री वाज डिसबैंडेड, ठीक है. नेक्स्ट बैरकपुर में 1857 में जो मंगल पांडे थे, ये आर्मी में सर्जन, इन्होंने अपने सर्जन मेजर पे फायर किया था एंड ही वो गोट एग्जीक्यूटेड बाय द आर्मी इटसेल्फ, ठीक है, एंड हिज रेजिमेंट वाज आल्सो डिसबैंडेड. नेक्स्ट मेरठ में, अब ये एक अल्टीमेटली ट्रिगर पॉइंट था और ये पिक पॉइंट था. May 9, 1857 में 85 men of the 3rd Native Cavalry they were imprisoned for refusing the cartridges. अब इन्होंने this spark led to the rebellion and they went to mutiny the next day, ठीक है. नेक्स्ट क्या हुआ, अब जब ये म्यूटिनी यहाँ पे शुरू हुई तो इन्होंने, जो बहादुर शाह जफर थे मुगल रूलर, ठीक है, तो इनको सिंबॉलिक एम्परर माना, सिंबॉलिक एम्परर ऑफ इंडिया, एंड इन्हें एज अ रूलर एस्टैब्लिश किया, एज अ लीडर माना ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है. नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ ये जो कुछ फैक्टर्स थे, ट्रिगर फैक्टर्स, तो इनके पीछे जो मेजर रीजन थे 1857 रिवोल्ट के, ये यहाँ पे बात की गई है. फर्स्ट, इकोनॉमिक कॉजेस की अगर हम देखें तो पीजेंट्री हैड टू फेस द हैवी टैक्सेस, डेट बर्डन, इविक्शन एंड पॉवर्टी. Artisans, there were loss of patronage and decline of handicrafts. Next, trade and industry की अगर हम बात करें तो हाई टैरिफ था एंड एक्सपोर्ट्स ऑल्सो कोलैप्स्ड, क्योंकि इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बना दिया गया था, ठीक है. नेक्स्ट, जमींदार्स में लॉस ऑफ देयर एस्टेट्स स्पेशली इन द अवध. पॉलिटिकल कॉजेस की अगर हम बात करें तो सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी 1798 में. अब सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता था कि ब्रिटिशर्स जो इनकी आर्मी का एक हिस्सा किसी भी किंगडम में एस्टैब्लिश कर देते थे, ठीक है. तो अब ये क्या होता था कि इस आर्मी की जो पेमेंट होती थी, सैलरी, सब यहाँ से जाती थी इस किंगडम के यहाँ से, ठीक है. और एक ब्रिटिश रेजिडेंट होता था, वो इनके फॉरेन अफेयर्स को, इनके इंटरनल मैटर्स को कंट्रोल करता था. यानी कि एनीवे यहाँ पे ब्रिटिश की पैरामाउंटेसी थी एंड ब्रिटिश इन डिस्गाइज यहाँ पे इन किंगडम्स में रूल कर रहे थे, ठीक है.
नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी 1848 में जो क्या आई थी। अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था, अगर कोई भी लीगल एयर नहीं है किसी किंगडम में, कोई लीगल एयर नहीं है, तो किसी भी और पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज एन एयर, तो वहां पे इस किंगडम को ही एनेक्स कर लिया जाएगा बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये थी पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। नेक्स्ट, अब एक और पॉलिटिकल कॉज ये था कि अफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द नेटिव रूलर्स वीकेंड। ठीक है, एंड मुगल्स वर ह्यूमिलिएटेड एंड पोस्ट पैक्स ब्रिटानिका डिसबैंडेड मिलिट्री ग्रुप्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की अगर हम बात करें तो पुलिस एंड मिलिट्री वाज हाईली करप्ट एंड दिस एलियन रूल एंड अरिस्टोक्रेसी डिनाइड हाई पोस्ट टू द इंडियंस। देन सोशल रिलीजियस कॉजेस की अगर हम बात करें तो जो ट्रेडिशनल इंडियंस थे उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स उनके राइट्स पे और उनकी ट्रेडिशनल और सेक्रेड जो प्रैक्टिसेस हैं उनको क्वेश्चन कर रहे थे बाय अबोलिशिंग द सती इन 1829 एंड विडो रीमैरिज लीगलाइजेशन एक्ट इन 1856. देन the activities of the missionaries were seen as very suspicious by the Indians, and जो it was alleged that the bone dust of the pig and fat were involved in the flour. ठीक है, जो कि आर्मी में यूज किया जाता था। नेक्स्ट, सेपोय डिसकंटेनमेंट। अब जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आया 1856 में, जिसके अकॉर्डिंगली जो ब्रिटिश आर्मी में जो भी पर्सन इन्वॉल्व थे और आर्मी में जो भी इंक्लूडेड थे उनको किसी भी टेरिटरी में भेजा जा सकता था टू सर्व। ठीक है, तो अब कास्ट इंडियंस का क्या मानना था कि क्रॉसिंग द सी विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फेथ एंड देयर रिलीजन इटसेल्फ। ठीक है, सो ये एक रीजन था। नेक्स्ट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एंड क्योंकि ब्रिटिशर्स के जो आर्मी पर्सन थे वो और इंडियंस की तरफ से जो आर्मी पर्सन थे वो, ठीक है, इंडियंस वर्सेस ब्रिटिश, तो इनकी यहाँ पे हाई सैलरी थी एंड दे वर गिवन मैक्सिमम प्रिविलेजेस एंड दे वर एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की अगर हम बात करें तो अफगान वॉर में जो ब्रिटिशर्स की डिफीट हुई थी वो भी एक रीजन था, एंड देन पंजाब वॉर्स में और क्रिमियन वॉर्स में भी, जिसमें कि ब्रिटिशर्स की जो इनविंसिबिलिटी थी दैट फेडेड डाउन। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लीडर्स के बारे में बात करेंगे। जो प्लेसेस हैं उनके रिस्पेक्टिव लीडर्स हैं, इंडियन लीडर्स जो थे एंड देन जो ब्रिटिश लीडर्स थे। सो अब दिल्ली में इंडियन लीडर्स थे बहादुर शाह टू एंड जनरल बख्त खान, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे यहाँ पे जॉन निकोलसन, लेफ्टिनेंट विलिक बे एंड लेफ्टिनेंट हडसन। नेक्स्ट, लखनऊ में बेगम हजरत महल एंड हर सन बिरजिस कादिर एंड अहमदुल्ला। देन ब्रिटिश ऑफिशियल थे यहाँ पे हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश हेनरी हैवलॉक, जेम्स ओथराम, सर कोलिन कैम्पबेल। देन कानपुर में नाना साहेब, राव साहेब, तात्या टोपे एंड अजीमुल्ला खान, एंड हियर फ्रॉम द ब्रिटिश साइड वर सर कोलिन कैम्पबेल एंड सर ह्यू व्हीलर। बरेली में खान बहादुर खान एंड हियर वॉज सर कोलिन कैम्पबेल। झांसी में लक्ष्मीबाई एंड ब्रिटिशर साइड से जनरल ह्यू रोज। नेक्स्ट, ग्वालियर में तांत्या टोपे एंड ब्रिटिश की साइड से जनरल ह्यू रोज। देन अहमदाबाद एंड बनारस में मौलवी लियाकत अली एंड ब्रिटिश ऑफिशियल की साइड से कर्नल जेम्स नील। बिहार में कुंवर सिंह एंड अमर सिंह एंड ब्रिटिशर्स की साइड से थे विलियम टेलर। सो दीज वर द लीडर्स। अब ये लीडर्स को याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, सिविलियन पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें रिवोल्ट में, सो इट वाज वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन स्पेशली इन द अवध एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। ये जो सिविलियंस थे उनका मेन टारगेट था मनी लेंडर्स, जमींदार्स एंड ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अवध में एटलीस्ट 1 लाख civilians died and the Hindu-Muslim cooperation was also seen during the revolt. Then how the revolt was suppressed? Delhi fell to the Britishers in the September 20, 1857, and Bahadur Shah, who was declared the emperor of the India during the revolt, he was imprisoned and sent to the Rangoon jail where he died in 1861. Then Sir Colin Campbell, Sir Hugh Roche and Colonel Neil, इन्होंने एक पिवटल रोल प्ले किया टू सप्रेस द रिवोल्ट। देन 1859 में नाना साहेब वाज एस्केप टू नेपाल while तांत्या टोपे captured and executed. Then other leaders as well, some of them died and some of them escaped to Nepal, like Kunwar Singh, Bakht Khan and Khan Bahadur Khan, they died, and Begum of the Awadh
शी ऑल्सो sought refuge in नेपाल। देन ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था नॉर्थ इंडिया में। अब रीजंस की अगर हम बात करें, अब ये रिवोल्ट फेल क्यों हो गया, तो सबसे पहला तो लिमिटेड स्प्रेड। वेस्टर्न बिहार, अवध एंड रोहिलगढ़, these were the limited places to which the revolt was limited. Then it excluded Bombay and Madras presidency. Next, पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो जो जमींदार थे और लॉयलिस्ट थे ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड मिडिल क्लासेस, दे रिमेन्ड लॉयल फॉर द इकोनॉमिक रीजंस एंड दे स्टेड अवे फ्रॉम द रिवोल्ट। देन वेपन्स की अगर हम बात करें तो इंडियन सेपोज यूज ट्रेडिशनल वेपन्स, जबकि ब्रिटिशर्स के पास मोस्ट एडवांस वेपन्स थे लाइक एनफील्ड राइफल्स। अब कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं था रिवोल्ट में एंड देयर वाज नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, जिसकी वजह से जो ग्रीवेंसेस थे सबका अपना कोज था लड़ने का, लेकिन कोई भी एक कॉमन यूनिटेरियन रीजन नहीं था। नेक्स्ट, अब ब्रिटिशर्स के एडवांटेज अगर हम देखें तो सुपीरियर सोर्सेस, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ एंड जो सप्रेशन का या जो प्रायर भी एक्सपीरियंस रहा है उनका, वो यहाँ पे काम आया उनका। नेक्स्ट, अब कंसिक्वेंसेस देखते हैं ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब 1857 रिवोल्ट के बाद एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 वाज पास्ड। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो कंपनी का रूल था दैट वाज अबोलिश्ड एंड क्राउन का रूल वाज डिक्लेयर्ड इन द ब्रिटिश इंडिया। हियर क्वीन विक्टोरिया बिकेम द सोवरेन ऑफ द इंडिया एंड अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अपॉइंटेड टू मैनेज द इंडियन अफेयर्स। नेक्स्ट, अब क्वीन की प्रोक्लेमेशन जो हुई 1858 में, उसके अकॉर्डिंगली जो टाइटल था ऑफ द लॉर्ड कैनिंग दैट वाज चेंज फ्रॉम गवर्नर जनरल टू वॉइसरॉय। ठीक है, अब यहाँ से इरा ऑफ जो एनेक्सेशन होती है वो खत्म हो जाती है और जो इंडियन स्टेट्स हैं दे स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन वाज डन, क्योंकि जो लॉयलिस्ट थे वो दे वर इनकरेज पार्टिसिपेशन इन द मिलिट्री एंड जो लोग रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उनकी जो कम्युनिटी से लोग थे उनको बाद में इतना नहीं फेवर किया गया मिलिट्री में। नेक्स्ट, 1861 में आर्मी अमलगमेशन स्कीम हुई थी, जिसकी वजह से कंपनी के ट्रूप्स को क्राउन की सर्विस के लिए भी भेजा जाता था। अब ये इस रीजन की वजह से व्हाइट म्यूटिनी वहां पे हुई थी। अब व्हाइट म्यूटिनी में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स के सोल्जर थे आर्मी में, उन्होंने रिबेल किया था। क्यों रिबेल किया था? क्योंकि क्वीन को जब ट्रांसफर कर दिया था इन्हें, तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा अलाउंस होता था इनको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा अलाउंस क्योंकि इनको इंडिया में सर्व करने से मिलता था कि आउट ऑफ द टेरिटरी दे आर सर्विंग। सो ये एक बहुत बड़ी व्हाइट म्यूटिनी थी। Then this Indian Civil Service Act of 1861, it also reinforced the racial superiority of the Europeans by limiting the higher positions to just Europeans in the armed forces. Next, अब नेचर ऑफ रिवोल्ट की जब हम बात करें तो हिस्टोरियंस गेव वेरियस व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस 1857 रिवोल्ट। जॉन सीले डिस्क्राइब्ड इट एज द सेल्फिश सेपोई म्यूटिनी। देन आर.सी. मजूमदार said that it was neither fast, national and no war of independence. Then Benjamin Disraeli calls it as a national revolt rooted in the deep mistrust, and the V.D. Savarkar was the person who called and who labeled the 1857 revolt as the first war of Indian independence. So now we'll discuss about the rise of nationalism in India in 1858 to 1905. So national movement की अगर हम बात करें तो it was divided into 3 phases. Moderate phase that was from 1885 to 1905, extremist phase 1905 to 1918, and the Gandhian phase from 1919 to 1947. Moderate phase की अगर हम बात करें तो it was limited to just educated middle class and they were influenced by the Western liberal ideas and had a vague vision for the reform under the British government. Then extremist की अगर हम बात करें तो दिस टाइम पीरियड पे, इस टाइम पीरियड तक आते आते जो लोअर मिडिल क्लास और जो लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दे टुक पार्टिसिपेट इन दिस फेज एंड द nationalist movement, and it expanded to social, cultural and economic and political upliftment of the Indians with the aspirations of the self-government and using the revolutionary methods. Then Gandhian phase में अगर हम बात करें तो it was focused mainly on the पूर्ण स्वराज, that is complete independence led by महात्मा गांधी. Then factors in the growth of modern nationalism. अब सबसे पहले Persian literature. अब 1870s तक आते आते
इतने सारे रीजनल न्यूज़पेपर्स थे जो कि सेल्फ गवर्नेंस को एडवोकेट करते थे और पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे। नेक्स्ट, अब स्कॉलर्स लाइक मैक्स म्यूलर, मोनियर विलियम्स एंड स्वामी विवेकानंद, they discovered the India's rich heritage and they highlighted it in generating the national political awareness. Then reform movements की अगर हम बात करें तो various reform movements were there. They promoted unity and the nationalism among Indians. Then the reactionary policies of the British government like Lord Lytton's ICS age reduction, जो कि Indian civil services की age was reduced in 1876. Then organization of the Delhi Darbar in 1877 when the nation was gripped in a severe famine. Then Vernacular Press Act 1878 में and Arms Act also in 1878 में, इन सब की वजह से भी ब्रिटिश फोर्सेस वर अपोज्ड. देन वेस्टर्न थॉट्स की अगर हम बात करें तो देयर वाज इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द वेस्टर्न लिबरल आइडियाज लाइक मिल्टन, शेले, जे.एस. मिल एंड रूसो. ग्लोबल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो इटालियन यूनिफिकेशन एंड द ईरिश होम रूल लीग इंस्पायर्ड द इंडियंस. देन पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने से पहले भी जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी तो उनका यहाँ पे एक ब्रीफ ओवरव्यू हमें मिलेगा. 1836 में बंगा भाषा प्रकाशिका सभा जो कि राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स के द्वारा बनाई गई थी और इसमें बाकी मेंबर्स थे प्रसन्नबा कुमार ठाकुर, कालीनाथ चौधरी, द्वारकानाथ टैगोर, गौरीशंकर भट्टाचार्य एंड दुर्गा प्रसाद टरका पंचनम. So this association advocated for the administrative reform. Then 1837 में it was जमींदारी एसोसिएशन जिन्हें लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहते हैं कैलकाटा में अंडर द्वारकानाथ टैगोर एंड राधाकांत देव. अदर मेंबर्स वर प्रसन्ना कुमार टैगोर, राजकमल सेन एंड भवानी चरण मित्रा. So this association safeguarded the landlords' interest and laid the foundation for the constitutional reforms and agitation. 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड इन कैलकाटा. सो इसके मेंबर्स थे जॉर्ज थॉमसन, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी एंड परमानंद मित्रा. अब दिस एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रमोट द गुड सिटीजनशिप अमंग द इंडियंस. देन 1851 में जमींदारी एसोसिएशन एंड बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को मिला के तो 1851 में जमींदारी एसोसिएशन एंड ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इन दोनों को मिला के ये बनाई गई थी नई एसोसिएशन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कैलकाटा में, जिसके प्रेसिडेंट थे राधाकांत देव एंड जनरल सेक्रेटरी थे देवेंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज इट वंस. सो नेक्स्ट, अब ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी, इसने कुछ रिफॉर्म्स जो एडवोकेट किए थे उनमें इंक्लूडेड थे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट लेजिस्लेचर and separation of executive from judicial functions, reduction in the salary of higher officers, abolition of salt duty, abkari and stamp duties. Next comes the Bombay Association in 1852. Jagannath Shankar Sheth was the founder member. This association also advocated for the legislative reform, and जो नारोजी, दादाभाई नारोजी tried to revive this association again in 1876, but he faced challenges from the newer associations. ठीक है, so इसको revive नहीं कर पाए थे फिर से. Then 1852 में ही मद्रास नेटिव एसोसिएशन was also formed and president was Gajalu Lakshmi Narasu Chetty. So this association was the first political association of the Madras Presidency, which focused on the grievances of the landed gentry and countering the Christian missionaries' activities. Then 1866 में East India Association was formed in London by Dadabhai Naoroji, which promoted the Indian welfare among the British public. Next 1867 में Pune Sarvajanik Sabha was formed, which worked as a medium for the public opinion and interaction between the government and the people. और पुणे सार्वजनिक सभा के मेंबर कौन कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे, जीवी जोशी, एस.एच. साठे एंड एस.एच. चिपलोंकर. 1875 में इंडियन लीग ऑफ कैलकाटा बाय शिशिर कुमार घोष, which promoted nationalism and political education and expanded the
representation beyond the middle class. 1876 में इंडियन एसोसिएशन, जिन्हें हम इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहते हैं, इन कैलकाटा by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose. So this association led campaigns for the Indian civil services reforms, Indianization of administrative posts, and protested against the various repressive laws. So All India Conference जो हुई थी 1883 में, so it was also sponsored by this Indian National Association, ठीक है, और it published the Indian Association Journal, ठीक है. नेक्स्ट 1883 में ये जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, हमें पता है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा ने इसको स्पॉन्सर किया था. सो दिस वाज द ग्राउंड वर्क फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो 1884 में देन मद्रास महाजन सभा बाय एम वीरराघवाचारी, पी आनंदचार्लू एंड जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है. अब जब ये इतने सारे नेम्स यहाँ पे होते हैं किसी भी एसोसिएशन से रिगार्डिंग, तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो इधर जो फर्स्ट लेटर होता है तो हम उनको कंबाइन कर सकते हैं, लाइक MPG या फिर GPM, जो भी जिस तरीके से आपको याद हो सकता है उस तरीके से यू कैन मेक इट, ठीक है. नेक्स्ट, अब ये मद्रास महाजन जो सभा थी, सो इट ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर द इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड कोऑर्डिनेटेड द लोकल पॉलिटिकल एफर्ट्स. 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बाय PKT, आई कॉल इट PKT, फिरोज शाह मेहता, KT तेलांग एंड तैयब जी, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है. सो दिस एसोसिएशन वाज फाउंडेड एज अ रिस्पॉन्स टू द लिटन्स पॉलिसीज एंड द इल्डबर्ट बिल कंट्रोवर्सी. अब इल्डबर्ट बिल कंट्रोवर्सी में क्या था कि यूरोप एक लॉ पास किया गया था जिसमें कि यूरोपियंस कुड ऑल्सो बी ट्राइड बाय ब्रिटिश जजेस, ठीक है. सो लेकिन इतना हैवीली प्रोटेस्ट हुआ इस लॉ के अकॉर्डिंग, तो इस लॉ को वापस रिपील कर दिया गया था. सो दिस वाज द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. नेक्स्ट 1885 में लंदन इंडियन सोसाइटी, दादाभाई नारोजी, ठीक है. सो इट सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स टू वॉइस द पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस, ठीक है, एंड विच वाज आल्सो टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866. नाउ अभी कांग्रेस से पहले भी कुछ कैंपेन्स हुए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश. Import duty on cotton in 1875, then about Indianization of government services in 1878-79. Then we also opposed the Lytton's Afghan Adventure, Arms Act and Vernacular Press Act in 1878. Then nationalists also advocated for the right to join volunteer corps and opposed Plantation Labours and Inland Immigration Act during 1881-82. Supported the Ilbert Bill which was passed in 1883 for the Indian judges to try the British criminals, campaigned in Britain for pro-India parties and led Indian civil service agitations against the age limit reduction for the Indian civil services exam. Peasant के issues को support किया गया during Indigo riots in Bengal, Deccan riots in Pune and voter tax protests in Chenab. So these were some of the pre-Congress campaigns. And now we will discuss about the formation of the Indian National Congress. So A.O. Hume, who was a retired British civil servant, he played the most pivotal role in the formation of the INC, and for that he collaborated with the leaders such as Dadabhai Naoroji, Dinshay Vocha and Vomesh Chandra Banerjee. So जो पहला कांग्रेस सेशन हुआ था 1885 में, that was at Gokuldas Tejpal Sanskrit College in Bombay, and it was presided by the 72 delegates, and it was during the time period of the Lord Dufferin, ठीक है. So Dufferin was the viceroy at that time. So there are some theories behind the formation of the Congress. इसमें सबसे पहले आती है फर्स्ट जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी. So this theory was proposed by this person named William Wedderburn. अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी, बायोग्राफी ऑफ ह्यूम इन 1913. तो ह्यूम जो थे, A.O. ह्यूम, जो कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, सो इन्हें कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स देखी इन्होंने, तो उनसे इन्हें पता चला कि जो लोअर क्लासेस है वो प्लान कर रही है टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल, ठीक है. तो उसके कंसर्न के रिगार्डिंग कि ब्रिटिश को ओवरथ्रो ना करे, रिगार्डिंग दैट ही मेट विद द वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन एंड आस्क्ड एंड परसुएडेड हिम टू क्रिएट ए प्लेटफॉर्म so that Indians can represent their grievances directly to the viceroy, ठीक है. सो इस थ्योरी को सपोर्ट किया था लाला लाजपत राय ने एंड आर.पी. दत्त ने.
नेक्स्ट वॉज लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। अब दिस थ्योरी वॉज प्रोपिगेटेड बाय ये जो गोपाल कृष्ण गोखले। सो जो गोखले हैं तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था ऐसा नहीं है कि ह्यूम ने एज अ सेफ्टी वॉल कांग्रेस को यूज किया है, जबकि कांग्रेस ने यूज किया है ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम को इन द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस, क्योंकि इन केस अगर नेशनलिस्ट वो खुद से कर रहे होते विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ब्रिटिश ऑफिशियल, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट का एक मासिव क्रैकडाउन होता और मे बी आईएनसी नहीं बन पाती उस टाइम पे। सो नेक्स्ट बिपिन चंद्रा, इनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो ड्यूअल विजन से देखते हैं बिपिन चंद्रा। सो वो देखते हैं कि ब्रिटिश चाहते थे कंट्रोल करना डिसेंट को, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के फॉर्मेशन को सपोर्ट किया, लेकिन जो इंडियन लीडर्स थे वो भी इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना चाहते थे फॉर द नेशनल अवेकनिंग। ठीक है, सो इनका ड्यूअल विजन था। नेक्स्ट अब इवोल्यूशन की बात करें अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो देखो ये एक प्लेटफॉर्म बना फॉर द नेशनल यूनिटी एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि इसका फोकस था ऑन द पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ द पीपल एंड द नेशनल एंगेजमेंट। सो जो आईएनसी है that also transition from the moderate petitions to the assertive demands led by the extremists, ठीक है, for the self rule। and इनके दो phases थे, moderates, extremists and then nationalist movement under Gandhi। so moderates was led by figures such as Gopal Krishna Gokhale। so ये लोग चाहते थे reforms through the petitions एंड कोलैबोरेशंस विद द ब्रिटिश ऑफिशियल, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो स्वीयर मेजर्स एडवोकेट करते थे, लाइक वो स्वराज चाहते थे एंड वो कोई भी इनकी मोर अग्रेसिव जो टैक्टिक्स होती है लाइक पैसिव रेजिस्टेंस और बॉयकॉट, इन तरीके के मेजर्स को यूज करते थे। सो नाउ सम इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस। फर्स्ट 1885 में ये जो फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे अंडर WC बनर्जी। ठीक है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी कांग्रेस के। ठीक है, अब लेट मी टेल यू वन थिंग, सारे ही कांग्रेस के सेशंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से कुछ जो थोड़े यूनिक है तो उनको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है एंड वी विल रीड देम वंस। 1886 में कैलकाटा अंडर दादाभाई नारोजी, तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड में हुआ था मर्जर ऑफ द आईएनसी विद द नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो हमने देखा था कि 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी। नेक्स्ट 1887 में मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी, ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। देन 1888 में इलाहाबाद जॉर्ज यूले, फर्स्ट इंग्लिशमैन टू प्रिसाइड आईएनसी। देन 1905 में बनारस गोखले। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या था, यहाँ पे ही स्वदेशी मूवमेंट का प्रोक्लेमेशन हुआ था। 1906 कैलकाटा दादाभाई नारोजी, यहाँ पे रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था फॉर द स्वराज और सेल्फ रूल। 1907 सूरत रास बिहारी घोष, तो यहाँ पे स्प्लिट हुआ था बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, जिसे हम सूरत स्प्लिट कहते हैं। 1916 में लखनऊ में अंडर AC माजूमदार मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट यूनाइटेड। ठीक है, और लखनऊ पैक्ट वाज साइंड आउट विद द मुस्लिम लीग। देन 1917 में कैलकाटा अंडर एनी बेसेंट, शी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। लेकिन माइंड यू कि जो एनी बेसेंट है शी वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, लेकिन जो फर्स्ट फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट थी वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, और हियर इज दिस 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू, शी वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। ठीक है, 1918 में बॉम्बे में स्पेशल सेशन हुआ था अंडर सैयद हसन इमाम, दिस वाज टू डेलिब्रेट द मॉन्टेग्यू कैल्सोम रिफॉर्म। ठीक है, देन 1920 में कैलकाटा, दिस वाज आल्सो ए स्पेशल सेशन अंडर लाला लाजपत राय, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे मूव्ड ऑन किया गया, यानी कि पास किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन। देन 1924 में बेलगाम अंडर महात्मा गांधी। ठीक है, और ये सिर्फ एक सिंगल सेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट 1937 में फैजपुर में अंडर जवाहरलाल नेहरू, ये पहला कांग्रेस सेशन था जो कि एक विलेज में, एक गांव में हुआ था। ठीक है, और दिस वाज टू एम्फसाइज द कनेक्शन टू द ग्रास रूट्स एंड रूरल इंडिया। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब देखो ये जो मॉडरेट्स है इनका टाइम पीरियड था फ्रॉम 1885 टू 1905 एंड एक्सट्रीमिस्ट वर फ्रॉम 1905 टू 1919। ये जो मॉडरेट्स थे ये थे वेल्दी लैंड ओनर्स, अपर मिडिल क्लास पीपल। ठीक है, और ये जो वेस्टर्न एजुकेटेड पीपल थे वो मॉडरेट्स आते थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये एजुकेटेड मिडिल और लोअर क्लास के लोग थे। ठीक है, देन अब
ये जो मॉडरेट्स थे वो देखते थे कॉलोनियल रूल को एज बेनिफिशियल, ठीक है, क्योंकि इन्हें लगता कि रिफॉर्म लाने के लिए जो कॉलोनियल रूल है दैट इज हेल्पफुल। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट होते थे वो हमेशा ब्रिटिश रूल को एज एन एक्सप्लॉइटेटिव अनजस्ट रूल देखते थे। नेक्स्ट, अब ये मॉडरेट्स हैं, सो इनका इन्वॉल्वमेंट था अप टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, और इन्हें लगता था दैट मासेस आर नॉट पॉलिटिकली अवेयर, ठीक है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट होते थे तो उनका मासेस की एबिलिटी में फेथ था एंड वो चाहते थे कि एक लार्ज स्केल पे नेशनल मूवमेंट को प्रोपेगेट किया जाए। देन मॉडरेट्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को इनकी एक मेजर डिमांड थी, लेकिन इनकी जो डिमांड थी दैट वाज थ्रू पिटीशंस, प्रेयर्स एंड प्रोपेगेंडा। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनकी डिमांड थी सेल्फ रूल और स्वराज, और इन्होंने प्रमोट किया सेल्फ रिलायंस को, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को और स्वदेशी यानी कि सेल्फ पावर को एंड नेशनल एजुकेशन को। और इनके जो मेथड्स थे वो थे बॉयकॉट, पैसिव रेजिस्टेंस, प्रोटेस्ट, मिलिटेंट एजिटेशन एंड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, ठीक है। और जो ये मॉडरेट्स हैं इनका फोकस था ऑन द रिफॉर्मिंग द कॉलोनियल सिस्टम, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कन्फ्रंट करना ब्रिटिश ऑपरेशन को फॉर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो मॉडरेट्स क्रिटिसाइज द कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड दे एडवोकेटेड फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो सेल्फ रिलायंस को प्रोमोट कर रहे थे और इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को एंड लोकल बिजनेस को। और ये जो मॉडरेट्स थे वो मॉडर्न एजुकेशन को चाहते थे एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को एनहेंस करने के लिए इंडिया में इन्हें लगता था कि वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन इज नेसेसरी। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट है इनका फुल फेथ था इन द नेशनल एजुकेशन ओनली दैट प्रोमोटिंग इंडिजिनस कल्चर एंड लैंग्वेज एंड वैल्यूज। मॉडरेट्स एम्फसाइज वेरी लेस ऑन द कल्चरल रिवाइवल, लेकिन जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे तो इनका हैवी इन्फ्लुएंस था ऑन द कल्चरल रिवाइवलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट था of the women in the moderate section और active participation of women was in the extremist phase। अब कुछ moderate leaders हैं यहाँ पे एंड ये extremist leaders हैं। moderate leaders में आते हैं दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, आर.सी. दत्त, वोमेश चंद्र बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी एंड रास बिहारी घोष। सो रिमेंबर, घोष इज द मॉडरेट लीडर, ठीक है, लेकिन जो बोस थे वो एक्सट्रीमिस्ट में आते थे। सी, रास बिहारी बोस, बोस वाज एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, एंड दिस घोष वाज मॉडरेट लीडर। नेक्स्ट, अब ये अदर एक्सट्रीमिस्ट पीपल वर बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष, सुब्रमण्यम भारती, वीर सावरकर, चिदम्बरम पिल्लई एंड सी.आर. दास, ठीक है। नेक्स्ट, अब मॉडरेट फेज को अगर हम इवेल्युएट करें तो मॉडरेट फेज लेड द फाउंडेशन फॉर द इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सो कुछ की अचीवमेंट थी इनकी, वो थी पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट 1886 में, जिसने इंडियंस का सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेशन अलो किया, ठीक है, उसने हेल्प किया उसमें रिफॉर्म लाने में। देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जिसमें कि काउंसिल को एक्सपेंड किया गया और इनडायरेक्ट इलेक्शंस वहां पे इंट्रोड्यूस हुए। House of Commons resolution in 1893 recognized the Indian participation in administration एज जो विल बाई कमीशन था 1895 में 1895 में that supported the critics of the British economic policies। और जो मॉडरेट्स का एक मेजर कंट्रीब्यूशन था दैट वाज एन इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ द कॉलोनियलिज्म। दादा भाई नारोजी की ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी वो आर्ग्यू करते थे कि ब्रिटिश पॉलिसीज हैड डिप्लीटेड इंडियाज वेल्थ। अब रीजंस की अगर हम बात करें फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन 1905, पहला तो जो मॉडरेट्स ने एक्सपोज किया कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इंडिया का थ्रू दादा भाई नारोजीज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एंड M.G. Ranada's essay on Indian economics and R.C. Dutt's economic history of India. Then 1896 to 1900 there were large scale famines, plague and unrest because of the British failures. Next, nationalist dissatisfaction from the Indian Council Act of 1892, ठीक है, deportation of leaders such as Natu brothers, Bengal partition in 1905 and the global anti-imperialist sentiment like Japan's victory over Russia and Boer Wars which inspired the militancy in the India as well. Then militant leaders such as Tilak, Lajpat Rai, Aurobindo Ghosh, Bipin Chandra Pal, they advocated Swaraj and the direct action. और कर्जन की जो harmful policies थी that also aggravated the grievances of the nationalists.
नेक्स्ट, अब एक्सट्रीमिस्ट फेज की अगर हम बात करें तो नेशनल अवेकनिंग एक लार्ज स्केल पे इन्होंने जनरेट की, क्योंकि इन्होंने मासेस में फेथ दिखाया और इन्होंने लार्ज स्केल पे लोगों से कनेक्ट किया। नेक्स्ट, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट एंड कल्चरल रिवाइवलिज्म, यूथ मोबिलाइजेशन एंड रिवोल्यूशनरी आइडियाज को प्रोपेगेट करने में भी एक्सट्रीमिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। एंड एक्सट्रीमिस्ट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द फ्यूचर स्ट्रेटजीज, ठीक है। दोनों ही मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट फेस ने फ्यूचर स्ट्रेटजीज के लिए ग्राउंड स्टैब्लिश किया, ठीक है, एंड फॉर द इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंगेजमेंट। सो नाउ विल read about the Indian nationalism that was from 1905 to 1918.